हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड, आज हम देखेंगे मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी को, जो एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं अपने समय के। और इनकी जो रचना है वो बहुत ही सुंदर सुंदर रचना है, जिनमें से एक है द लॉस्ट चाइल्ड, जो हमारे सिलेबस में है और एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। तो द लॉस्ट चाइल्ड हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं मुल्क राज आनंद जी कौन थे और इनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी को। फ्रेंड्स, 3 तरह की पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यंग अवस्था में ये इस तरह से दिखाई देते थे, और जब काफ़ी ओल्ड हो गए तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से दिखाई देते थे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपके सामने ये इमेज आए, या हो सकता है कि आपके सामने ये या ये इमेज आए, तो हम पहचान सकें कि ये तीनों जो है वो एक ही व्यक्ति हैं। ये यंग अवस्था में इस तरह से दिखाई देते थे और ओल्ड एज में इस तरह से दिखाई देते थे। तो क्योंकि काफ़ी आप देख सकते हैं शक्ल जो है, इस तस्वीर में इनकी शक्ल और इस तस्वीर में इनकी जो शक्ल है, इसमें काफ़ी अंतर आता है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये मुल्क राज आनंद है कि ये है। तो दोनों जो है, दोनों तीनों इमेज वो एक ही व्यक्ति की है। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। मुल्क राज आनंद जो है, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लेखन का काम किया और इंटरनेशनल फेम पाई, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि पाई। इनका जन्म फ्रेंड 12 दिसंबर 1905 को हुआ था, जो आज की डेट में पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय जो है आप समझ सकते हैं 1905 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी उस समय ये इंडिया का हिस्सा था, लेकिन आज विभाजन के बाद ये पेशावर जो है पाकिस्तान में चला गया। तो डेट को ध्यान रखने की कोशिश करिए, 12 दिसंबर 1905। इनके पिता का नाम था फ्रेंड लालचंद, जो एक कॉपर स्मिथ थे। कॉपर मतलब होता है तांबा, तो तांबे के बर्तन बनाने वगैरह का जो काम करते हैं, इन्हें कॉपर स्मिथ कहा जाता है। इनकी मदर का नाम फ्रेंड ईश्वर कौर। इस नाम से आप समझ सकते हैं कि पंजाबी फैमिली है, क्योंकि पेशावर जो है ये पंजाब में पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद अब ये पाकिस्तान में। तो लालचंद जी जो है ये इनके पिता का नाम है, और ईश्वर कौर इनकी माता जी का नाम। नेशनैलिटी की बात करें तो फ्रेंड इंडियन नेशनैलिटी रही हमेशा इनकी, यानी भारतीय नागरिकता रही इनकी हमेशा। फेमस हुए फ्रेंड ये नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, जिसमें से मैंने आपको जो बताया द लॉस्ट चाइल्ड, ये हमारे सिलेबस में। इनकी न्यूमोनिया बीमारी जो होती है, इसकी वजह से 98 की उम्र में 28 सितंबर 2004 को मृत्यु हो गई, क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 98 साल के थे। न्यूमोनिया बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। मुल्क राज आनंद जी जो है फ्रेंड एक प्रसिद्ध और प्रमुख ऑथर रहे, जिन्होंने सैकड़ों नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और एजेज भी लिखे, निबंध भी लिखे। इन्हें एंग्लो इंडियन फिक्शन में पायोनियर कहा जाता है, यानी कि ये जो एक ऐसा व्यक्ति, पायोनियर का मतलब होता है पैगंबर या पथ प्रदर्शक। तो एंग्लो इंडियन फिक्शन का ये पायोनियर कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रसिद्धि पाई थी उस जमाने में, उतनी प्रसिद्धि जो है उससे पहले किसी को नहीं मिली थी। फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद जी का जितना भी साहित्य है, उसमें आप देखेंगे गरीब तबका जो रहता है, जो हमारे कुछ कुरीतियाँ थी उस समय, अभी भी हैं, छुआछूत है ना, गरीबों के साथ जो अन्याय होता है उसको, दलितों के साथ जो छुआछूत और अन्याय होता है, ये सारी चीज़ों का इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जो पुअरर क्लास है, ऑप्रेस्ड पीसेंट्स, जो कृषक वर्ग है, खेतीहर किसान रहते हैं, इनके बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और ये हमेशा से जो है इस चीज़ के खिलाफ रहे, मार्क्सिस्ट विचारधारा इनकी रही, लेफ्ट विंग के पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे, और इन कुरीतियों से
ये हमेशा आहत होते थे, जो इनके साहित्य में हमेशा झलकता है। इनके समय के 3 प्रमुख जो राइटर्स थे, ऑथर थे, जिनमें से एक नाम है R.K. नारायणन और एक नाम है राजा राव। इन तीनों की एक जोड़ी मानी जाती है, 3 वेल नोन राइटर्स, जिन्हें ट्रायो भी कहा जाता है, यानी त्रिक। एक ना 3 लोगों का एक समूह था, यानी ये कंटेम्प्ररी थे, समकालीन साहित्यकार है। तो इनको ट्रायो के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनकी 3 लोगों की जोड़ी जो है उस समय प्रोमिनेंट हुआ करते थे ऑथर्स, जिनमें नाम याद रखना आप, R.K. नारायणन, जो हमारे सिलेबस में भी है, जिन्होंने द गाइड लिखी थी। फ्रेंड, मालगुडी डेज एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल आता था पहले दूरदर्शन पर। मालगुडी डेज की सारी कहानियां R.K. नारायणन ने लिखी। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था द गाइड, जिसके ऊपर एक पिक्चर बनी है गाइड के नाम से। इसमें देवानंद प्रमुख कलाकार रहे और उनके भाई जो विजय आनंद, उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए। ये भी हम आगे देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये दोनों चीज़ें। एक और चीज को आपको याद रखना है फ्रेंड कि मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकन्स कहा जाता है भारत का। अब भारत का चार्ल्स डिकन्स क्यों कहा जाता है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये पुअरर क्लास, जो गरीब तबका है, जो ऑप्रेस्ड वंचित लोग हैं, जो किसान खेतीहर मजदूर होते हैं, दलित लोग जो होते हैं, जिनके साथ भेदभाव, अन्याय, अत्याचार जो होता है, इनके बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। इनके हर कहानी में, हर उपन्यास में कहीं ना कहीं वो आपको नजर आएगा। इसी तरह की रचनाएं चार्ल्स डिकन्स किया करते थे, इसलिए इन्हें भारत का चार्ल्स डिकन्स कहा जाता है। आइए फ्रेंड, चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ देखते हैं, इनकी शुरुआती जीवन कैसा रहा। जैसा मैंने आपको बताया, इनका पेशावर में जन्म हुआ था। पिता का नाम लालचंद था, जो एक कॉपर स्मिथ थे, सोल्जर थे, और ईश्वर कौर इनकी माताजी का नाम था। शुरुआती उम्र में, यानी जब बहुत छोटे थे, तब से ही मुल्क राज आनंद को बहुत दर्द महसूस होता था, बहुत कष्ट होता था। जो भारतीय समाज में कुरीतियां थी, यानी एक सबसे बड़ी कुरीति जो है छुआछूत, दलित लोगों के साथ उच्च वर्ग के लोग जो छुआछूत करते थे, भेदभाव करते थे, उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा भी किए जाते थे। उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा आहत होते थे। कास्ट सिस्टम की वजह से जो निचली जातियां हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, इससे ये हमेशा जो है इनको बहुत दर्द होता था, बहुत कष्ट होता था। और इसलिए इन्होंने, इनके साहित्य में आप देखेंगे, इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो दर्द हमेशा स्पष्ट रूप से झलकता है। फ्रेंड्स, बहुत शुरुआती उम्र से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो शुरुआती लेखन था, ये प्रेम करते थे एक मुस्लिम लड़की से, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैरिड थी, पहले से शादीशुदा थी। ऐसा कहा जाता है कि उससे इनका प्रेम था, और वो इंस्पिरेशन बनी इनकी, जो है लेखन की शुरुआत हुई साहित्य के क्षेत्र में। इनके जीवन में फ्रेंड एक और घटना हुई कि इनके एक कजिन ने, इनका एक रिलेटिव था, उसने सुसाइड कर ली। और उस सुसाइड करने का रीज़न ये था कि उसने अपना भोजन जो है एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया था, और इससे समाज में जो उसका तिरस्कार हुआ, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हुए, इससे वो इतना आहत हुआ कि उसने सुसाइड कर ली। तो ये जो क्रोध उनके अंदर भरा हुआ था इस तरह की चीज़ों को देख करके, ये इन्होंने अपने शब्दों से जाहिर किया, यानी अपने साहित्य से उस चीज़ को उजागर किया। अपना जो क्रोध था, अपनी नाराज़गी थी इन कुरीतियों के खिलाफ, ये इन्होंने अपने साहित्य से उसको बाहर निकाला। आइए फ्रेंड, देखते हैं इनकी एजुकेशन। तो खालसा कॉलेज पंजाब, इसमें इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई की। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में चले गए, जहाँ इन्हें स्कॉलरशिप दी गई थी, और उसकी वजह से ये लंदन पढ़ाई करने के लिए चले गए यूनिवर्सिटी कॉलेज में। इंग्लिश लिटरेचर और फिलॉसफी की यहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी। इसके बाद फ्रेंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में इन्होंने पीएचडी भी करी 1929 में। तो शुरू से ही इनका साहित्य में जो रुचि थी, तो इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने पढ़ाई काफ़ी हद तक करी।
और पीएचडी करना उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस ज़माने में इंग्लिश कॉलेज में या इंग्लिश में पढ़ाई करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो लंदन गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई करी, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी, और वहाँ कई बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो ऑथर्स थे उनके संपर्क में आए। तो इनकी रुचि भी बढ़ती गई, इनकी नॉलेज जान पहचान बढ़ी, ये राजनीति में भी सक्रिय हुए वहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये मार्क्सिस्ट विचारधारा से यानी वामपंथी विचारधारा जो होती है इससे काफ़ी प्रभावित थे। लंदन में रहते हुए भी ये लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय रहे। इनकी शादी की बात करें तो फ्रेंड इन्होंने 2 शादी करी थी। पहली शादी इन्होंने लंदन में ही कैथलीन वान जेल्डर, ये इंग्लिश एक्ट्रेस थी, इनसे इन्होंने शादी करी। कैथलीन वान जेल्डर जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी ये भी, और इंग्लैंड में रहती थी, लंदन में इंग्लिश एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री थी। हालांकि ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और 1948 में इन्होंने डाइवोर्स ले लिया। पहली शादी जो हुई थी कैथलीन वैन जेल्डर, इनसे इनकी एक पुत्री है सुशीला। इसके बाद फ्रेंड इन्होंने दूसरी शादी करी एक पारसी महिला से, शरीन वजीफदार। ये पारसी महिला थी। दिसंबर 1950 में इन्होंने दोबारा से शादी की। तो 2 शादी हुई इनकी, एक तो इंग्लिश एक्ट्रेस थी, यानी इससे ही आप समझ सकते हैं क्रिश्चियन थी, और दूसरी शादी करी जो पारसी महिला से, इनका नाम था शरीन वजीफदार। जैसा कि फ्रेंड मुल्क राज आनंद जी ने इंग्लिश लिटरेचर और फिलॉसफी में पढ़ाई की थी, पीएचडी भी की, तो इंग्लिश लिटरेचर में इनका काफ़ी जो है रुचि थी, इसलिए इन्होंने इंग्लिश में ही लेखन का काम शुरू करा। एक और कारण जो था इंग्लिश में लिखने का वो ये था कि इंग्लिश पब्लिशर्स जो थे, यानी जो इंग्लैंड के पब्लिशर्स थे, वो ज़्यादा ओपन माइंडेड थे जिस तरह की ये रचनाएं करते थे, क्योंकि ये हमेशा जो है गरीब तबके के बारे में, दलितों के बारे में, पीसेंट्स जो होते हैं खेती और मजदूर किसान, इनके बारे में, इनके शोषण और इनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखते थे। तो इंग्लिश राइटर्स ज़्यादा ओपन हार्टेड थे, जो इनकी रचनाओं को प्रकाशित करने में कोई झिझक नहीं रखते थे। इन्होंने अपने राइटिंग करियर की इंग्लैंड में ही शुरुआत कर दी थी। टीएस एलियट्स इनकी मैगजीन थी क्राइटेरियन, इसमें शॉर्ट रिव्यूज़ लिखना इन्होंने शुरू किया था। टीएस एलियट भी एक जो है साहित्य के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। इनकी मैगजीन में क्राइटेरियन में शॉर्ट रिव्यूज़ इन्होंने लिखना शुरू किया था। जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड, इनकी लेफ्टिस्ट विचारधारा थी, वामपंथी विचारधारा थी। 1930 से 40 के बीच में राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, और इन्होंने इंडिया लीग करके एक संगठन था जिसकी स्थापना की थी कृष्णा मेनन ने। इनकी मीटिंग्स में ये काफ़ी जाते थे, वहाँ पे अपने जो है एड्रेसेस देते थे, वहाँ पे हमेशा इस तरह की लेफ्टिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा की बातें किया करते थे। तो इस काल में फ्रेंड 1930 से 40 के बीच जो लंदन में ये रहे, इनका हालांकि इंडिया आते थे फिर लंदन चले जाते थे, आना जाना इनका काफ़ी लगा रहता था इंडिया में और लंदन में, यानी इंग्लैंड में। ये दोनों देशों में काफ़ी समय बिताते थे, यानी कुछ समय इंग्लैंड में रहे, कुछ समय इंडिया में रहे। इंग्लैंड में रहते समय इनकी कुछ प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल से मुलाकात हुई, जिसमें बर्ट्रैंड रसेल, माइकल फुट, हेनरी मिलर, ये लेखक हैं, बहुत प्रोमिनेंट लेखक हैं, फेमस लेखक, जॉर्ज ऑरवेल, इनसे मुलाकात होती थी, जिनसे अपने विचारों को शेयर करते थे और उनसे इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, क्योंकि महात्मा गांधी जो है दलितों के लिए हमेशा बात करते थे कि दलितों के साथ ये छुआछूत या अत्याचार होता है, ये बहुत गलत है। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था, तो ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित रहे। फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद जी का पहला नॉवेल अनटचेबल, अब इसको हिंदी में अनुवाद करें तो अछूत, जैसे कि मैंने कहा छुआछूत की जो हमारे यहाँ कुरीति है, इससे बहुत ज़्यादा आहत थे, तो पहला उपन्यास इनने लिखा अनटचेबल।
जो पब्लिश हुआ ब्रिटिश फर्म विसार्ड के द्वारा 1935 में। फ्रेंड, अनटचेबल जो कहानी है इसमें एक बखा नाम का व्यक्ति बताया गया और उसे जो है टॉयलेट क्लीनर यानी स्वीपर जो कहते हैं सामान्य भाषा में, वो बनना था। क्योंकि वो एक अनटचेबल कास्ट में पैदा हुआ था, एक अछूत समाज में पैदा हुआ था, एक दलित समाज में हुआ था। इसके बारे में इन्होंने ये कहानी लिखी है जो आपके कहीं ना कहीं दिल को छू जाएगी। इतनी मार्मिक कहानी है। एक व्यक्ति को कैसे मजबूर किया जाता है टॉयलेट क्लीनर बनने के लिए, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अनटचेबल कास्ट। इस बारे में ये कहानी है, इसलिए इसका नाम भी अनटचेबल रखा गया। 1935 में, ध्यान रखिए, ये प्रकाशित हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ये साहित्य के क्षेत्र में तो सक्रिय थे ही, साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे और वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे। इन्होंने प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट रोल निभाया एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाने में इंग्लैंड में। इनके साथ में थे सज्जाद जहीर और अहमद अली। इनके साथ मिलकर के इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाया। फ्रेंड्स, इनकी एक और नॉवेल आई जिसका नाम था टू लीव्स एंड अ बर्ड। 1937 में ये किताब आई थी, टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये कहानी भी फ्रेंड एक खेतीहर किसान जो होते हैं जिन्हें पीसेंट कहा जाता है उसके बारे में, जिसकी एक क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है एक अंग्रेज के द्वारा, जो उसकी पुत्री जो थी उसका रेप करना चाहता था और इस दौरान जो है वो उसकी हत्या कर देता उस खेतीहर किसान की। फ्रेंड, किसानों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते थे उस जमाने में, जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और उनकी महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी की जाती थी, उनका बलात्कार भी हो जाता था। ये सारी घटनाओं को देख करके बहुत ज़्यादा आहत होते थे, क्योंकि जब वो इंग्लैंड में जाते थे वहाँ का माहौल ही अलग रहता था। वहाँ जो कोई कास्ट सिस्टम इस तरह का नहीं, कास्ट सिस्टम तो है लेकिन इस तरह का नहीं था कि एक जाति के लोग या जो ऊंचे समाज के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों पे अत्याचार करें, अमीर लोग गरीब पे अत्याचार करें। तो ये पूरी कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी, जो दिल को छू जाने वाली कहानी, टू लीव्स एंड अ बर्ड। फ्रेंड्स, इन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान द इंटरनेशनल ब्रिगेड को ज्वाइन किया और एज ए सोशलिस्ट यानी समाजवादी के रूप में इन्होंने ढेर सारे आर्टिकल्स एजेज लिखे जो मार्क्सिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, मार्क्सिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। फासिज्म यानी तानाशाही के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल्स एजेज लिखे। भारत की आज़ादी और भारत के जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी सारा लिखा। फ्रेंड्स, 1939 में इन्होंने एक और उपन्यास लिखा द विलेज के नाम से, जो आगे जाके एक ट्रायलॉजी का हिस्सा था। और ट्रायलॉजी जो है 3 उपन्यासों या 3 जो है किताबों का एक समूह होता है, उसका ये पहला पार्ट था द विलेज। इसके बाद अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स ये किताब आई और 3rd नंबर पे आई द सोर्ड एंड द सिकल 1942 में। तो ट्रायलॉजी है, नामों को ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिए। द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द सोर्ड एंड सिकल। 1930 से लेकर के 1940 तक ये पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय रहे। जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताते थे और बाकी आधा समय जैसे इंडिया में, कभी इंग्लैंड चले गए, कभी इंडिया आ गए। तो लंदन में जो इंग्लैंड की जो पार्टी है, ब्रिटिश लेबर पार्टी, इससे जुड़े रहे और भारतीय जो नेशनल कांग्रेस थी इससे भी इनका जुड़ाव रहा। यानी दोनों जगह सक्रिय थे, राजनीति में इंग्लैंड में भी सक्रिय थे और भारत में भी सक्रिय थे। फ्रेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये स्क्रिप्ट राइटर के रूप में जुड़े द फिल्म डिवीज़न ऑफ बीबीसी। बीबीसी जो एक चैनल है तो उस ज़माने में रेडियो पर इनकी खबरें आया करती थी, आजकल टीवी चैनल भी है और बीबीसी को बहुत ज़्यादा ख्याति है, पूरे दुनिया में लोग बीबीसी को देखते हैं। तो इसके फिल्म डिवीज़न डिपार्टमेंट से ये एज ए ब्रॉडकास्टर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में जुड़े वर्ल्ड वार 2 के दौरान।
इसके बाद ये भारत आ गए युद्ध खत्म होने के बाद, और इन्होंने यहाँ पे एक मैगजीन की शुरुआत की मार्ग नाम से 1946 में। मार्ग नाम से एक मैगजीन की शुरुआत की 1946 में। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया था, और इन्होंने फिर काफ़ी सारा समय कई यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने में, टीचिंग करने में बिताया, और ये प्रोफेसर के रूप में जुड़ गए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर के रूप में जुड़ गए यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ इन्होंने काफ़ी समय बिताया टीचिंग करने में। फ्रेंड, भारत में एक बहुत ही फेमस संस्थान है ललित कला अकादमी। इसके चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया 1965 से लेकर के 70 तक। इसके अलावा फ्रेंड, ये लोकायत ट्रस्ट है, ये भी साहित्य से जुड़ा हुआ है। इसके प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया 1970 में। आइए फ्रेंड, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। मुल्क राज आनंद जी के जो मेजर वर्क्स हैं, जो मुख्य काम है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका सबसे पहला और सबसे फेमस नॉवल है अनटचेबल। ये पहला है और बहुत फेमस भी है। इसके बाद 1936 में कुली नाम की एक नॉवेल बनाई इन्होंने। टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज in 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, द स्वॉर्ड एंड सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इन 1953 में। इन रचनाओं को जरूर याद करें, क्योंकि ये निश्चित रूप से क्वेश्चन इन पे बनते। अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड सिकल, द बिग हार्ट और द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो उन्होंने ढेर सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में और एनसीईआरटी के सिलेबस में द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये भी एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है, लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी। आइए फ्रेंड, देखते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। तो इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला 1953 में। पद्म भूषण ना, ये थर्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण 1967 में ने पद्म भूषण दिया गया। फ्रेंड, द मॉर्निंग फेस, ये जो उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनको 1968 में। तो फ्रेंड, मुल्क राज आनंद से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी रचनाएं और इनके जीवन के बारे में, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं हमेशा वीडियो में कई चीज़ों को रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ताकि ये जितनी ज़्यादा बार आप सुनेंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।